गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, पहले तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है वो हम समझ लें। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट एट गिवन एक्सटर्नल प्रेशर, यानी वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड और सॉलिड में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। या इसका दूसरा डेफिनेशन और क्या कह सकते हैं कि एट फ्रीजिंग पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू सॉलिड फेज वेपर एट गिवन एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, जैसे इसको हम देखो ग्राफ से भी समझ लें, है ना। फिर ग्राफ से कैसे समझे कि मैंने डायग्राम बनाया है जिसको कहते हैं फेज डायग्राम। ये फेज डायग्राम ये है कि ये तीनों फेज, वेपर फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म, ये तीनों किस तरीके से एक दूसरे के साथ किस में होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं। ये फेज डायग्राम होता है। ठीक है, ये जो टेम्परेचर, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। क्या कहते हैं, ट्रिपल। और इस पॉइंट पर तीनों फेज एक दूसरे के साथ किस में होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ये टी लिख दिया हमने, क्या लिखा, ट्रिपल पॉइंट। तो इसको देखो, यहां पे मैंने ग्राफ बनाया है, ये सॉल्वेंट का ग्राफ और ये सॉल्यूशन का ग्राफ। हम पढ़ चुके हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हुआ कि नहीं। तो देखिए यहां पे ध्यान देना, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है सॉलिड पे जाकर के जहां इक्वल हो रहा है सॉल्वेंट के, क्लियर हो रहा है कि नहीं, वो टेम्परेचर क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा। यानी डेफिनेशन में क्या लिखा है, एट फ्रीजिंग पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to solid phase vapor pressure। समझ में आ रहा है, यानी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कहां पे जाके हो जा रहा है, सॉलिड फेज के बराबर। जिस पॉइंट पर होगा वो उसका क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक, ये सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ आ गया, ये सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग टीएफ नॉट आ गया। तो आप देख रहे हैं ग्राफ से कि टीएफ की वैल्यू टीएफ नॉट से क्या आ रही है, कम आ रही है। इसका मतलब ये होता है कि जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। क्लियर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्लियर हो गई। ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए बनाया, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है कि नहीं, कि ये फेज डायग्राम होता है, इसका यहां कोई यूज नहीं है। ये ग्राफ इसका क्लियर हो गया कि सॉल्यूशन का सॉलिड फेज पर जो वेपर प्रेशर और लिक्विड फेज में जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक, तो जो डेल टीएफ होगा सेम जैसे हमने डेल टी में पढ़ा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डेल पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन। स्मॉल एन का मतलब वही मोलैलिटी हो गया। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे कांस्टेंट तो क्या आ गया, केएफ आ गया। और केएफ को कहते हैं मोलल डिप्रेशन या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर हो गया। सेम जैसे डेल टीवी में था वैसे ही यहां भी है। ये फिर से यहां पे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अगर स्मॉल एम की वैल्यू 1 हो जाए, स्मॉल एम 1 हो जाएगा तो केएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल टीएफ हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। यानी हम केएफ की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, केएफ का डेफिनेशन होता है कि 1 मोलर सॉल्यूशन में जितना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वही उसका केएफ होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। 1 मोलर सॉल्यूशन का जितना डेल टीएफ आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। भाई 1 एम की वैल्यू 1 रख दो तो केएफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल टीएफ। डेफिनेशन क्लियर हो गया। यूनिट क्या होगी, इसका यूनिट या तो केल्विन में या डिग्री सेंटीग्रेड, और एम की यूनिट होती है मोलर, मोल पर केजी होती है कि नहीं। तो केजी ऊपर चला जाएगा तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, केजी इंटू केल्विन अपॉन क्या, मोलर। ये केएफ की यूनिट हो गई। क्लियर हो गया कि नहीं। तो केएफ क्लियर हो गया। केवी की तरह केएफ भी केवल किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसा फॉर्मूला केवी के लिए हमने पढ़ा था सेम फॉर्मूला किसके लिए भी पढ़ना है, केएफ के लिए भी पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखते हैं आगे। यहां तक देखो,
ठीक है जी। नेक्स्ट तो के एफ के लिए भी सेम फॉर्मूला है, आर पी एफ नॉट स्क्वायर एंड सॉल्वेंट अपॉन 1000 इंटू, मैं डेल एच ऑफ फ्यूजन लिख देता हूं या फ्रीजिंग, ठीक है, क्या लिखता हूं, डेल एच फ्यूजन और फ्रीजिंग, ठीक है। फिर से वही एम सॉल्वेंट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं, किसमें, केवी में, सेम चीज है, बस ये जो होगा इसकी जो यूनिट होगी वही जूल पर मोल या कैलोरी पर मोल होगी। आर की वैल्यू सेम वैसा ही लिखना है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन या 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ठीक है। और टीएफ नॉट क्या होगा, टीएफ नॉट होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, ठीक है। और दूसरा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, टीएफ इक्वल टू आर टीएफ नॉट इंटू स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल एच ऑफ फ्यूजन, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है इसकी यूनिट क्या होगी, या तो जूल पर ग्राम या फिर क्या होगी, ठीक है। तो सेम था, यहां पर केवी था तो यहां पे क्या था, बॉइलिंग पॉइंट था, और यहाँ पे जब केएफ है तो क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। सेम वैसे ही था, क्लियर हो गया। तो फिर से देखो फॉर्मूला, डेल टी एफ इक्वल टू आई के एफ इंटू स्मॉल एफ। मैंने आपसे कहा था हमेशा सारे फॉर्मूले किसके साथ याद रखने, आई के। फिर से वही सेम चीज हो गया, आई हमको आना चाहिए, स्मॉल एम हमको आना चाहिए, तो आराम से हम क्या निकाल सकते हैं, डेल टी एफ निकाल सकते, ठीक है। यानी हमने जैसे लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे, इसे मैं दोबारा लिख देता हूं कि मान लीजिए कि कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 6% ग्लूकोज सॉल्यूशन, ऐसे ले दिया, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 6% क्या लिख दिया है, ग्लूकोज सॉल्यूशन। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो डेल टी एफ है ना, ध्यान रखना डेल टी एफ तो क्या होगा, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ग्लूकोज के लिए आई 1 होता है, ठीक है। और ध्यान रखना है के एफ फॉर H2O होता है 1.82 कोई पर मोल, ठीक है। 1 इंटू के कितना है 1.82 इंटू स्मॉल एम निकालना है, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ कि परसेंटेज वेट बाई वेट और परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम दोनों को क्या मानना है, सेम मानना है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आपको कुछ भी मेंशन नहीं है कि वेट बाई वेट है, वेट बाई वॉल्यूम, तो आप कुछ भी मान लो। तो 6% ग्लूकोज का मतलब है 6 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। हम वेट बाई वेट मान लेते हैं, तो 6 ग्राम 6 बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा ग्लूकोज का 180, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया। नीचे क्या चाहिएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 माइनस 6 इंटू 1000, ठीक है। स्मॉल एम आया कि नहीं, वो वेट ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल गया अपॉन क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो भी आप सिंपलीफाई करेंगे। अब ध्यान रखना ये जो टीएफ होता है, टीएफ वो होता है 0, वाटर के लिए कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 माइनस टीएफ इक्वल टू आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो टीएफ इक्वल टू माइनस जो भी आएगा, और आंसर किसमें होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। या फिर आप केल्विन में कैलकुलेट करें। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं हो। तो ऐसे ही जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट में क्वेश्चन किए, सेम किस में करना है, फ्रीजिंग पॉइंट में भी करना है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं इसका हम थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे थर्मोडायनेमिक में देखो, मैंने आपसे पिछले क्लास में भी कहा था भाई, कोई डेरिवेशन
पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। फिर से देखिए, सेम मैं वही लिख रहा हूं, और प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, तो यानी सॉल्वेंट लिक्विड होता और सॉल्वेंट ही क्या बनता, सॉलिड, ठीक है। तो यहां पे वही एट फ्रीजिंग पॉइंट फिर से डेल जी क्या हो जाता, 0, सेम होता कि नहीं। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं डेल एस ऑफ सॉल्वेंट फ्रीजिंग, डेल एस ऑफ फ्रीजिंग ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू हो जाता है डेल एच ऑफ सॉल्वेंट अपॉन, आता कि नहीं आता, जैसा हम उसमें पढ़ चुके हैं, सेम यही चीज हम सॉल्यूशन के लिए भी लिखते हैं, ठीक है। देखो, और सॉल्यूशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं डेल एस फ्रीजिंग सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में भी क्या होगा, जो सॉल्यूशन है लिक्विड, ठीक है कि नहीं, उसमें से जो सॉल्वेंट पार्ट होगा वही तो किस में जाएगा, सॉलिड में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यहां पे क्या जाएगा, वो डेल एक्स फिर से वही सॉल्यूशन अपॉन टी एफ आएगा कि नहीं आएगा। और आइडियल सॉल्यूशन डेल एच मिक्सिंग, जीरो, जीरो होने का मतलब हो गया कि जो डेल एच सॉल्वेंट है और डेल एच सॉल्यूशन दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हमको एंट्रोपी का मालूम होना चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी एक ग्राफ बनाया था कि एंट्रोपी सॉल्वेंट लिक्विड और सॉल्यूशन, लिक्विड किसका ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का ज्यादा होगा। अब चूंकि सॉलिड है तो सॉलिड की एंट्रोपी लिक्विड से क्या होगी, कम होगी। गैस की तो ज्यादा होती है और सॉलिड की कम। तो मैं सॉल्वेंट सॉलिड यहां नीचे बना देता हूं। क्यों बनाया नीचे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो, एक तो सॉल्वेंट का एंट्रोपी चेंज हो गया, ये तो हो गया डेल एस, ये तो किसका हो गया, सॉल्वेंट का, और ये डेल एस किसका हो गया, सॉल्यूशन का। हुआ कि नहीं हुआ। तो कौन सा ज्यादा आ रहा है, डेल एस सॉल्यूशन ज्यादा आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर डेल एस सॉल्यूशन ज्यादा है तो देखो यहां से आते हैं इस वाले से, ये पॉइंट ये और ये तो सेम है, पीएफ नॉट और पीएफ, होगा कि नहीं होगा। तो जिसका ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब जिसका डेल एस सॉल्यूशन ज्यादा है, डेल एस सॉल्यूशन ज्यादा है कि नहीं। अगर डेल एस सॉल्यूशन ज्यादा है तो ये जो टीएफ होगा वो क्या होगा, कम। इसीलिए टीएफ पीएफ नॉट से क्या आता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो। तो ये एंट्रोपी वगैरह के बारे में आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सॉल्वेंट सॉलिड में एंट्रोपी किसकी ज्यादा होती है, सॉल्वेंट की ज्यादा होती है कि सॉल्यूशन की ज्यादा होती है। तो देखो डेल एस सॉल्यूशन की ज्यादा होती है, ठीक है जी। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब आते हैं हम, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना कोई। अगला पार्ट डिस्कस करते हैं, दो क्वेश्चंस करते हैं हम लोग और फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर से देखो, मैं लिखता हूं वापस, ऑब्जर्व मोल्स ऑफ सॉल्यूट जितना ज्यादा होगा, फिर से वही आई इंटू एन सॉल्यूट है ना, जिसको आई इंटू स्मॉल एम भी लिख सकते हो और आई इंटू कैपिटल एम भी लिख सकते हो, ठीक है। जितना ऑब्जर्व मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होगा, ठीक है कि नहीं, ये तभी है जब, ठीक है, और सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है कि ये ऑब्जर्व मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर ज्यादा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होंगी, ज्यादा होंगी कि नहीं। तो ध्यान रखना है, आर एल वी पी ये हम पढ़ चुके हैं, ये ज्यादा होगा, डेल टी वी ज्यादा होगा, डेल टी एफ वी ज्यादा होगा, ठीक है कि नहीं। ये
और एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अभी आगे जाके हम लोग, जिसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं उसको यही लिख देता हूं पाई, वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, इसको पढ़ना आगे। ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज होगा, और पाई तो डिक्रीज है। ठीक है, तो ध्यान रखना है भाई, है ना, कि जब I इंटू सॉल्यूट होगा तो दो प्रॉपर्टी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये दोनों तो डिक्रीज हो रहा है ना। अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और पाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अरे तो ये ध्यान रखना है। तो ये तो है डेल्टा क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, हम कुछ अलग अलग एग्जांपल लेते हैं। देखो एग्जांपल में पहला लेता हूं, है ना, 0.1 m CaCl2 सॉल्यूशन है। ठीक है, ये पहला लिख दिया। दूसरा है, देखो सेकेंड 0.15 m ग्लूकोज सॉल्यूशन, सेकेंड ले दिया। थर्ड 0.05 K3 FeCN6 सॉल्यूशन दे दिया। क्लियर, ये तीन सॉल्यूशन आपको दे दी। क्लियर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताना है तो हमको क्या करना है, कुछ भी पूछा है तो केवल I इंटू एम या I इंटू एम सॉलिड, मोल्स ऑफ सॉलिड निकालना है। मोल्स ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा, I कितना इसका 3 इंटू 0.1। क्लियर, इसका कितना होगा, I कितना है ग्लूकोज का 1 इंटू 0.15 होगा। इसका कितना आएगा, एम I कितना होगा, देखो 3 तो K प्लस और एक ये ध्यान रखना भाई, ब्रैकेट जो होता है स्क्वायर ब्रैकेट, इसको एक आयन मानना है। ठीक है, इसको कितना मानना है, एक आयन। तो ये एक आयन हो गया कंप्लीट, और 3 ये, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू कितना 0.0, यानी ये तो आ गया 0.20, ये वापस 0.15 ही रहा, और ये कितना हो गया भाई 0.10 आया। कि अब हमसे जैसे पूछा होता पाई का ट्रेंड, डेल टीवी का ट्रेंड, डेल टीएफ का ट्रेंड और RLVP का ट्रेंड, है ना, कोई सा भी ट्रेंड पूछा होता क्वेश्चन के अंदर, तो सबसे ज्यादा किसका होता, फर्स्ट, थर्ड और सेकंड। क्लियर, और यही अगर हमसे ये पूछा होता क्या कि बॉइलिंग पॉइंट और पाई का ट्रेंड, तो वही सेम वही हो जाता, कौन सा, फर्स्ट, थर्ड और सेकंड हो जाता नहीं। लेकिन यही अगर हमसे फ्रीजिंग पॉइंट पूछा होता या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछा होता तो ये उल्टा होता है। तो ये ध्यान रखना है आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है। ठीक है, ये ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन हो गए, आपको कैसे निकालना है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन लिखता हूं ऐसे ही, देखो 1% NaCl solution, B 1% KCl solution, 1% RBCl solution और 1% सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, ये दे दिया आपको 1% NaCl, 1% KCl, RBCl और सीजियम क्लोराइड। फिर से हम कोई सी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फिर पूछी जा सकती है। ठीक है, अब ध्यान देना, हमको क्या चाहिए, I इंटू एम या I इंटू एम सॉल्यूट चाहिए कि नहीं, यही तो होना चाहिए। अब आप ऑब्जेक्टिव में ये ध्यान रखना है कि जो हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं वो ये कि जो मोलरिटी होती है उसका एक फॉर्मूला होता है 10xD by m0 इक्वल टू 10y। ठीक है, जो x है वो x क्या है,
परसेंटेज वेट बाई वेट है, वाई क्या है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम है, ठीक है। या फिर सॉरी डी, डी क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में डेंसिटी कितनी माननी है, 1 है। और एम नॉट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। यानी यहां पे आपको एम नहीं दिया है, आपको क्या दिया है, परसेंटेज दिया है। तो परसेंटेज निकालने से आपको क्या निकालना होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, या मैं इसको ऐसे लिख देता था, आई इंटू एम सॉल्यूट लिख देता, कुछ भी हम लिख लें कोई दिक्कत। तो आई कितना है, देखो सब में NaCl 2 2 2 2, इसका मतलब आई सब में सेम है, 2 इंटू, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एम। एम के लिए मैं फॉर्मूला लिख दूं, 10 एक्स कितना है 1, डी कितना लेना है, डेंसिटी 1 अपॉन एम नॉट। ध्यान देना भाई, है ना। आई तो फिक्स हो गया 2 है, एक्स कितना लिख दिया 1, डी डेंसिटी 1 है और एम नॉट। अब आप ध्यान दो, जिसका एम नॉट ज्यादा होगा उसका आई इंटू एम क्या होगा, कम होगा कि नहीं। एम नॉट अगर ज्यादा है तो आई इंटू एम क्या होगा, कम होगा कि नहीं। अब हम जब ऊपर से नीचे आएंगे, NaCl, KCl, RbCl, सीजियम क्लोराइड, तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा, सीजियम क्लोराइड का होगा, होगा कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि I इंटू एम जो होता है उसका जो ट्रेंड आएगा वो सबसे ज्यादा सबसे कम किसका आएगा, डी, सॉरी डी का सबसे ज्यादा आएगा, उससे कम सी, उससे कम बी, उससे कम आएगा कि नहीं आएगा। ध्यान देना भाई, हमने उल्टा लिख दिया क्या, हाँ उल्टा लिख दिया है ना। देखिए एक ये और एक लिखा कि नहीं लिखा, कैसे होगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है एम नॉट उसका आई इंटू एम सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, ए का होगा, होगा। तो उसी हिसाब से उसकी क्या हो जाएगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। जो भी आपसे पूछा हो एग्जाम में वो आप लिख सकते हैं। तो क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। इसी को मैं देखो फिर से क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, देखो एक आपकी बात लिख दिया मैंने 1.1%, ठीक है 11.1 लिख देता हूं, 11.1% CaCl2 सॉल्यूशन, ठीक है। बी लिख दिया 6% यूरिया सॉल्यूशन, सी 5.85% NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे आपको अलग अलग दे दिए, कहा कि इनका कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालना है, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का ट्रेड बना, मैं नाम नहीं लिख रहा हूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो सबके लिए एक जैसा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। फिर से हमको क्या निकालना होगा, देखो फिर से हमको चाहिएगा आई इंटू एन, चाहिएगा कि आई। अब देखिए मैंने सब में अलग अलग लिखा है, आई पहले में कितना होगा 3, एम कैसे निकलेगा 10, एक्स कितना है 11.1, डी 1 ही मानना है सब में 1, और एम नॉट आप कैलकुलेट कर लेना 111 आएगा, ठीक है। 6% यूरिया का आई कितना है 1, फिर से वही 10 इंटू 6 इंटू 1 अपॉन कितना आ जाएगा 60 आएगा। ऐसे इसमें कितना आ जाएगा, आई कितना है 2, 10 एक्स कितना है 5.85 इंटू 1 अपॉन NaCl का आप निकालेंगे तो 58.5, क्लियर। ये आई इंटू एम आ गए, तीनों आगे भी नहीं। अब आप चेक कर लेना, जिसका आई इंटू एम ज्यादा होगा उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, क्लियर हो गया। तो ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हुए। ऐसे भी एक और लिखता हूं क्वेश्चन, ध्यान देना है ना। जैसे 0.1 एम, ध्यान देना NaCl सॉल्यूशन है, एक
0.1 m CH3COOH सॉल्यूशन है और एक मान लो 0.1 m ग्लूकोज सॉल्यूशन। ठीक है, ये 3 दिए हैं और फिर से हमें इसकी क्या निकालनी है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का ट्रेंड निकालना है क्या होगा। ठीक है, फिर से देखो हम I इंटू एम चेक करते हैं, है ना। फर्स्ट वाले में I कितना आएगा, तो आएगा कि नहीं, देखो I इंटू एम चेक करते हैं, है ना। I2 इंटू 0.1 आएगा, आएगा कि नहीं। देखो पॉइंट I सब में 0.1 m सेम है कि नहीं, पॉइंट m सेम है, तो इसका मतलब जिसका I ज्यादा होगा उसकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। क्लियर हो गया। NaCl का I कितना हो गया, 2 हो गया, ग्लूकोज का I कितना हो गया, I1 हो गया हुआ। ऐसे ही CH3COOH इसका I कितना होगा, ध्यान रखना। देखो अब ध्यान देना, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ऑलवेज अल्फा इक्वल टू 1 होता है, यदि क्वेश्चन में नहीं दिया है तो। ठीक है, नहीं दिया तो मैं अल्फा 1 मान लिया तो I इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ध्यान देना है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो चाहे क्वेश्चन में कुछ गिवन हो या ना हो, अल्फा हमेशा 1 से क्या होगा, कम होगा। अल्फा कभी भी 1 के इक्वल नहीं लेना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी स्ट्रॉन्ग में तो आपको नहीं दिया अल्फा 1 ले लीजिए, वीक में आप नहीं लेंगे। और वीक में नहीं लेंगे तो देखो जैसे CH3COOH है, तो CH3COOH जब ब्रेक होगा तो CH3COO माइनस और क्या बनाएगा, H प्लस आएगा कि नहीं आएगा, ये 1। तो इसके लिए मैं अल्फा इक्वल टू क्या होगा, I माइनस 1, m की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस 1 होगी, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा आएगा कि नहीं आएगा। अब चूंकि अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होनी है, कम होनी है कि नहीं, तो इसका मतलब I की जो वैल्यू होगी वो 2 से तो कम होगी और 1 से ज्यादा होगी कि नहीं। I इक्वल टू कितना आ गया, 1 प्लस अल्फा, इसका मतलब 1 से तो ज्यादा है लेकिन 2 से कम है, तो यहां जो आएगा I वो लेस देन 2 और ग्रेटर देन 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यानी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का अगर मैं ट्रेंड लिखता तो I इंटू एम सबसे ज्यादा किसका होगा, फर्स्ट का होगा, उसके बाद सेकंड और उसके बाद। ये क्लियर हो गया कि नहीं, ये इस तरीके के एग्जाम्पल्स। आगे चलिए, नेक्स्ट हम लोग जो है डिस्कस करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, लास्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, इसके बाद आप सारे क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है ना।